साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी थोड़े से आज परेशान होंगे क्योंकि क्लास ये थोड़ी सी लेट है। और लेट होने का कारण अभी एक तकनीकी प्रॉब्लम थी, टेक्निकल थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से क्लास नहीं शुरू हो पा रही थी। मैंने बीच में कई बार बोलने की कोशिश की बट शायद ना आपको मैं दिख रहा था ना ही मेरी आवाज़ जा रही होगी। अभी एक बार कंफर्म करिए फटाफट से कि क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, मैं अच्छे से आपको दिखाई दे रहा हूँ। जल्दी एक बार बताइए। बाकी आप समय की चिंता मत करिएगा, पूरा का पूरा हम 45 मिनट ही पढ़ेंगे। जितना समय हम पढ़ते हैं 45 मिनट, यानी कि 8:20 हुए हैं, 9:05 तक अपनी क्लास को बिल्कुल हम रेगुलर लेकर चलेंगे अगले 45 मिनट। बस आप जल्दी इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ किए बगैर सीधा बताओ काम की बात। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके ओके है, सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट है। चलो सीधा मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। और दोस्त, अभी तक हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने दो टॉपिक पढ़े। एक टॉपिक पढ़ा था हमने दर्पण का सूत्र, हमने पढ़ा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। उसके अलावा हमने ना एक चिन्ह परिपाटी पढ़ी है। उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे से साइन कन्वेंशन आती होगी। चिन्ह परिपाटी आप सभी को बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से क्लियर होगी, कहां प्लस लेना है और कहां पर माइनस लेना है। एक आगे हमने कंसेप्ट पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, और हमने ना मैग्निफिकेशन के कई सारे फॉर्मूले पढ़े। मिरर के लिए हमने पढ़ा -v/u भी हो सकता है, I/o भी हो सकता है, और f/f-f-u भी हो सकता है, या f-v/f भी ये हो सकता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने मिरर में, दर्पण में आवर्धन के पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन के पढ़े हैं, और इससे संबंधित हमने कुछ सवाल भी कर लिए हैं। अभी कल ना कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनमें आपने देखा कि आवर्धन आ रहा था पर हम उनको नहीं करने योग्य थे, तो मैंने कहा था अभी आप इनको छोड़ दीजिए। तो आज हम उन सवालों को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लें जिससे वो सवाल आसानी से हो जाएं। तो ध्यान से आप पहले वो चीज़ सीखिए जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, और वो है आपकी मैग्निफिकेशन से ही संबंधित चीज़ें हैं, आवर्धन से ही संबंधित चीज़ें हैं। सुनिए क्या। देखो, आवर्धन ही आपका टॉपिक चला हुआ है तो उसी हेडिंग में आप इसको कंटिन्यू करेंगे। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन में, जिसको हम दिखा रहे हैं लेटर एम से। देखो, ये तो चलो हमने देख लिया कि आवर्धन का एक सूत्र होता है, और ये भी हमें पता लग गया कि एफ दे दे यू दे दे तो हम आवर्धन निकाल लेंगे। आवर्धन क्या है? एक वैल्यू तो है, एक संख्या ही तो निकल के आएगी। अब संख्या में क्या संभावनाएं हो सकती हैं भाई? या तो संख्या प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। हो सकता है वो जीरो भी हो, लेकिन मैग्निफिकेशन कभी जीरो नहीं हो सकता। आवर्धन जीरो होने का मतलब है कि दर्पण ने प्रतिबिंब ही नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं होगा कि आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे और दर्पण प्रतिबिंब ही ना बनाए। बनाएगा, छोटा बनाए, चाहे बड़ा बनाए, चाहे समान आकार का बनाए, चाहे रियल बनाए, वर्चुअल बनाए, वास्तविक बनाए, सीधा बनाए, उल्टा बनाए, सीधा बनाए, लेकिन बनाएगा जरूर। तो आवर्धन क्षमता जो हम कल संख्या निकाल रहे थे वो या तो प्लस में आ सकती है या तो माइनस में आ सकती है। दूसरी बात क्या है कि या तो वो एक के बराबर आ सकती है, या एक से बड़ी आ सकती है, या एक से छोटी आ सकती है। एक संख्या के बारे में आप सोच के देखिए, इससे ज्यादा संभावनाएं तो नहीं बनेंगी भाई। जीरो आने से रही, जीरो तो आएगी नहीं, तो फिर क्या बचता है कि या तो प्लस माइनस में, या एक से छोटी, एक से बड़ी, आ, या एक से एक के बराबर भी रह सकती है। अब देखो बड़े ध्यान से मेरी बात को। अगर एक पॉइंट समझो आप पहला पॉइंट, मैग्निफिकेशन की मान लो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। पहले ना समझते रहना, अगर 50% भी समझ में आए ना एक बार में तो परेशान मत होना, जब टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो जब हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो हमने ये देखा था कि जो मैग्निफिकेशन है वो या तो नेगेटिव आ सकती है या तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, वो या तो ऋणात्मक आएगी, चलो मैं इतना इतना बड़ा ना लिख के छोटा छोटा लिख दूं क्या, या आएगी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। अब देखो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, ऋणात्मक आती है, तो आप ये मान लेना कि प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, यानी कि रियल बना है।
और अगर ये धनात्मक आती है तो प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी बना है, वर्चुअल बना है। अगर समझने में कोई कंफ्यूजन हो तो मैं सवाल बताता हूं आपको कैसा आएगा। मान लो पेपर में एक सवाल दिया कि चाहे अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, उसकी जो मैग्निफिकेशन है मान लो वो -5 है, तो दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? ऑप्शन ए है कि ये आभासी है यानी कि वर्चुअल है, या ये रियल है यानी कि वास्तविक है, या मान लीजिए ये ए एंड बी बोथ है यानी कि ए और बी दोनों हैं, या नन ऑफ द अबव कि भैया उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या उत्तर लगाओगे? तो मेरे हिसाब से यहां कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि एम की वैल्यू को आपने देखा कि m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा होगा? भाई ये वास्तविक बन रहा होगा, रियल बन रहा होगा। ठीक है। अच्छा, क्या यहां से कोई मुझे बता सकता है कि ये सीधा बन रहा होगा या उल्टा बन रहा होगा? देखें जरा, चलो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। कोई बता सकता है कि ये रियल बन रहा होगा, सॉरी ये सीधा बन रहा होगा या उल्टा, इन्वर्टेड है या फिर ये इरेक्ट है? बताओ। तो मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार आलोक, नीतीश, कौन है भाई? पढ़ के नहीं आए हो? जो भी सच में सीधा कह रहा है ना, बुरा मत मानना, क्लास को अभी के अभी छोड़ो और पुरानी चीजों को रिवाइज करो। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा। अगर वास्तविक है तो उल्टा ही बन रहा होगा, ये हम अपने आप मान सकते हैं भाई। तो मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में ना मैंने आपको बहुत सारे शस्त्र दिए हैं एक सवाल को करने के लिए। अगर मान लो अगर मान लो ऑप्शन ऐसे ना दे, ये लो, मान लो ऑप्शन ये दे ही ना, ठीक है, बस वो आपसे ये पूछे कि भाई मैग्निफिकेशन -5 है तो ये बता प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? उल्टा, सीधा यानी कि इरेक्ट, या ए एंड बी बोथ, या नोटा। तो अब आप ये थोड़े ना कहोगे यार भैया तुमने तो ये पहचानना सिखाया था कि माइनस पे वास्तविक बनेगा, प्लस पे आभासी बनेगा, उल्टा सीधा तो बताया ही नहीं था। भाई वो तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं यार। यहां हमने क्या सीख लिया कि भाई माइनस पे वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये बात हमें अलग से थोड़ी पढ़नी है। इसको कहते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम जाके देखना, इसको किताब से एक बार पढ़ने की कोशिश करना। इतनी डिटेल तो कहीं है ही नहीं, और अगर है भी ना तो हर चीज पॉइंट की फॉर्म में लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि यदि अवतल या उत्तल दर्पण के द्वारा आवर्धन ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। फिर निचली लाइन लिखी होगी तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कहां तक रटोगे यार? लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनाना। तो भाई जिसने गलत उत्तर किया था ना, प्लीज रिक्वेस्ट है अभी के अभी छोड़ो क्लास को और जाओ और पिछला रिवीजन करो, वो बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमें अलग से थोड़ी पढ़नी है जब एक चीज से क्लियर हो गया। अच्छा चलो, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं यार भैया ये तो चलो ठीक है, लेकिन यार ये ना याद नहीं रहता। ये बात मैं आपकी मान लूंगा, इसमें मैं मदद करूंगा। ऐसी एक ट्रिक बना दे रहा हूं, कभी ना भूलोगे ही नहीं, सोते सोते भी उत्तर कर दोगे। देखो, दिल पे मत लेना, बस याद करने के लिए बना रहा हूं। देखो, आज के समय में ना, कलयुग के समय में, जो आदमी फर्जी है ना उसके पास बहुत सारा धन है, और जो वास्तविक आदमी है ना बेचारा एक नंबर से खा कमा रहा है। एक नंबर से खा कमाने वाले की 30-40 हजार रुपए में भी पूर्ति नहीं पड़ रही है। मतलब इस बात को वैसे मत लेना यार, पूर्ति 10 हजार में भी पड़ जाती है। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आज के समय में जो वास्तविक आदमी है ना बेचारा ऋण है, कर्जे में है। अब वास्तविक का उल्टा क्या है? आभासी। तो आभासी का मतलब फर्जी। तो फर्जी आदमी जो है ना उसके पास बहुत सारा धन है। फर्जी का मतलब 2 नंबरी करता होगा। बस ऐसे इसको याद कर लो। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूं। ठीक है, बस इतना याद कर लो। तो ये भी याद हो गया। अब बताओ यहां तक की बात क्लियर है? ये बात क्लियर है फटाफट से कि अगर वैल्यू आवर्धन की हमें माइनस या प्लस में देगा तो उससे भी हमें यह जानकारी मिलेगी कि ये वास्तविक है या आभासी है, रियल है या वर्चुअल है, और उसी से हमें यह पता लग जाएगा कि सीधा है या उल्टा है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है।
ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो, इस पे मैंने नंबर 1 इसीलिए डाला था। दूसरी चीज देखो, ये तो केवल चलो हमने प्लस माइनस देख लिया। अगर आवर्धन संख्या जो दे रखी होगी हमें, उसमें देखो तीन ही संभावनाएं हैं भाई, कि या तो ये एक से बड़ा होगा, या तो ये एक के बराबर होगा, या तो ये एक से छोटा होगा। केवल तीन संभावनाएं हैं। इन तीनों ही संभावनाओं में हमें यह पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बराबर बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आवर्धन क्षमता एक से बड़ी है तो जो प्रतिबिंब है ना, जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, ये कैसी बनेगी? बड़ी। अच्छा, बड़ी किससे? तो दो ही चीजें यार, वस्तु और प्रतिबिंब। दर्पण के सामने तुम खड़े हो, तुम्हारा प्रतिबिंब बनना है, तो प्रतिबिंब बढ़ेगा मतलब किससे बड़ा? वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी, यानी कि एनलार्ज बनेगी। अगर एक के बराबर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, सेम साइज का। और अगर ये छोटा है तो ये कैसी बनेगी? ये डिमिनिश्ड बनेगी, यानी कि छोटी बनेगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब मुझे बहुत सिंपल सवाल आएगा। मान लो सवाल आया, वो कहेगा कि भाई मैग्निफिकेशन जो है ना, वो प्लस की 2 है। ठीक, तो बताओ कि जो प्रतिबिंब का गुण है वो कैसा होगा? क्या प्रतिबिंब आपका वास्तविक, सीधा और बड़ा बनेगा, यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनेगा? ठीक है, या और ऑप्शन देगा कि वास्तविक, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, वास्तविक, उल्टा, छोटा बनेगा, यानी कि वास्तविक का मतलब रियल, उल्टे का मतलब इन्वर्टेड, छोटे का मतलब डिमिनिश्ड। मतलब ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन दे देगा वो सारा मिला जुला के। तो ये तीन चीजें वो पूछना चाह रहा है आपसे। वास्तविक या आभासी बनाओ, बताओ सीधा या उल्टा बताओ, छोटा या बड़ा बताओ। तो कुल मिला के ना मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देख भाई, यहां से ना हमें, मैं ऑप्शन हटाऊं एक मिनट, मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूं कि ये छोटी सी चीज ना हमें बहुत सारी जानकारी दे रही है। कैसे दे रही है भाई? प्लस का जो चिन्ह है ना, हमें क्या जानकारी दे रहा है? प्लस का चिन्ह हमें जानकारी दे रहा है भाई, धनी कौन है? जो फर्जी लोग हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। और ये जो है ना, ये क्या जानकारी दे रहा है हमें कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? भाई बड़ा बन रहा है, यानी कि एनलार्ज बन रहा है। तो ये भी हमें बहुत सारी जानकारी दे देता है। जैसे हमने वो केस याद किए थे ना, कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका बहुत सारा काम तो यहीं से चल जाता है भाई। यही सब चीजें तो याद कर रहे थे हम वहां। तो कई बार आपको स्थिति ना दे करके आवर्धन दे देता है, लेकिन पूछेगा जरूर वो आपसे कि बता भाई, वस्तु के कहाँ रखने पर प्रतिबिंब का गुण इस तरह का होगा। ठीक है, एनलार्ज ऐसे बन रहा है क्योंकि आवर्धन क्षमता अगर एक से बड़ी है, आवर्धन क्षमता की वैल्यू एक से ज्यादा है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ये हमने याद किया है इसलिए। तो आवर्धन क्षमता कैसी है? एक से ज्यादा, तो प्रतिबिंब बड़ा। कुछ साथी सॉरी बोल रहे हैं जिन्होंने उत्तर गलत कर दिया। तो देखो यार, मैं आपसे ना तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी है भाई, आप मेरे भाई की तरह हो, हम सब एक परिवार की तरह हैं, और मैं तो हमेशा चाहूंगा आपका सिलेक्शन हो, आप सफल हो। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर हैं ही नहीं, तो थोड़ा सा अंदर मेरे कमी है कि मैं थोड़ा कड़वा बोल देता हूँ। हो सकता है वो आपको कड़वा आज लगे, लेकिन कल वो आपके काम आएगा। देखो मैंने यार ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, मतलब सच में ना बहुत घिस घिस के तैयारी की है। तो मुझे हर वो एक एक लूप पता है कि जहां आप गलती करोगे, आप देखते भी होंगे। तो दोस्त, आप सभी ना ये गलती कर रहे हो कि पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हो। जब तक पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो आपको मुझ में कमी नजर आएंगी, पढ़ाने के तरीकों में कमी नजर आएंगी, आपको चीजें आप उत्तर ही नहीं कर पाओगे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जबकि चीजें बहुत आसान है अगर आप पुरानी चीजों को याद करके आओ तो, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो एक और पॉइंट अभी इसमें ना, अब इसको ऐसे ही छोड़ो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा आपको
एक क्वेश्चन देगा कि बता भाई, अगर मैग्निफिकेशन माइनस की 2 है तो मुझे आप ये बताओ कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बराबर बनेगा, बस इतना बताओ। अगर आवर्धन क्षमता माइनस की 2 है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बराबर बनेगा, बताओ। अगर आवर्धन क्षमता माइनस की 2 है ना। अब देखो, बिल्कुल आपको बहुत लग सकता है ऐसा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि यार छोटा बड़ा या बराबर के लिए ना हमें ये देखना है कि आवर्धन क्षमता जो है वो 1 से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। तो -2 का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये 1 से छोटा है, बिल्कुल मैथमेटिकली ऐसा होता भी है। लेकिन देखिए, एक बात मेरी अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बगैर किसी कंफ्यूजन के इसको याद करना है कि जब आप आवर्धन क्षमता में संख्या को देखें ना, तो उसके सामने का चिन्ह मत देखना। देखिए, चिन्ह हमेशा ये नहीं बताता कि ये आदमी कर्जे में है। देखो, मैथ में प्लस और माइनस ये बता सकते हैं छोटा या बड़ा, लेकिन फिजिक्स में प्लस माइनस छोटा या बड़ा नहीं बताते हैं। देखिए, प्लस में छोटे या बड़े, प्लस या माइनस का क्या मतलब है। अगर कोई वस्तु पूर्व दिशा में चल रही है, आपने उसको प्लस का विस्थापन कह दिया, तो पश्चिम दिशा वाले को माइनस कह देना पड़ेगा बस। तो पश्चिम दिशा में जो आदमी चल रहा है उसके पास माइनस का मतलब कर्ज तो नहीं है, बस वो इतना बता रहा है कि ये पूर्व दिशा का उल्टा है। तो फिजिक्स में प्लस या माइनस किसी संख्या के छोटे या बड़े होने को नहीं बताते हैं ज्यादातर केसेस में। अब यहां भी ऐसा ही है। तो जब आपको यह कहा जाए आवर्धन वाले क्वेश्चनों में, तो आप ना एक बार माइनस को अलग देखोगे, 2 को अलग देखोगे, ठीक है। तो आप जब 2 को देखें तो उसके साथ के माइनस को मत देखना। 2 का मतलब यह संख्या बड़ी है, 1 से बड़ी है, इसको मत देखना। और आप इसको क्या कहोगे, भैया ये बड़ी है, एनलार्ज है। देखो, माइनस यहां पर ये नहीं बताने में हेल्प करेगा कि छोटा या बड़ा है। माइनस तो ये बताने में हेल्प करेगा कि भैया तुम्हारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ना दोस्त, वो बन रहा है वास्तविक, यानी कि रियल। और वास्तविक है तो उल्टा है, यानी कि इन्वर्टेड है। तो ये दो चीजों की जानकारी हमें यहां से मिल रही है, बाकी इसकी जानकारी हमें इससे मिलेगी। इसलिए कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ना इसको साइंस में कैसे लिखा जाता है, देखो ऐसे लिखा जाता है कि असल में ना इसको एम ना बोल के हम मॉड ऑफ एम बोलते हैं। मॉड का मतलब ये होता है कि जब आप, मॉड का मतलब, आज तक आप क्या पढ़ते हो मैथ्स में, आज तक आप पढ़ते हो मॉड का मतलब है जैसे कोई संख्या दे दी -2, अगर इसको मॉड में ले जाओ तो ये +2 बन जाती है, कि भाई माइनस का प्लस हो जाता है। लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो मॉड का एक्चुअल में मतलब यही है कि वहां पर माइनस किसी चीज के छोटे होने को नहीं बता रहा है, वहां पर माइनस कुछ और जानकारी दे रहा है। तो यहां पर माइनस छोटा या बड़ा नहीं बता रहा, यहां पर माइनस वास्तविक या आभासी बता रहा है। ठीक है जी। तो आप ना हमेशा m को किस में देखोगे, मॉड में। जब आप छोटा बड़ा या बराबर देख रहे होगे तो m को मॉड में देखना। मॉड का मतलब जब छोटा बड़ा या बराबर देखो तो उसके साथ के चिन्ह को मत देखना। तुम कहोगे यार भैया चिन्ह को नहीं देखेंगे ऐसे तो हर चीज हमेशा प्लस हो जाएगी, और प्लस हो जाएगी तो हमेशा आभासी बनेगा। भाई जब आप छोटा बड़ा या बराबर देखो तो बस चिन्ह को मत देखना, बड़ी सिंपल सी बात है। जब आपसे वास्तविक आभासी पूछा जाए तो वो तो डिसाइड ही चिन्ह से होगा, तब थोड़ी ना तुम इसको प्लस कर सकते हो, हर एक चीज को प्लस कर दोगे फिर तो हमेशा ही आभासी होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, आओ मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जाए कि आवर्धन क्षमता -10 है, तो देखो इसको आप 1 से छोटा मत कहिए, ये 1 से बड़ा ही है, माइनस को मत देखो। तो आप कहो 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, बड़ा बनेगा, यानी कि एनलार्ज बनेगा। और चूंकि ये माइनस में है तो माइनस का मतलब क्या है कि ये वास्तविक होगा, ये कैसा होगा, ये रियल होगा। बस इतनी सी बात है ना। कोई इसमें ये मत पूछे ऐसे क्यों कहां, कुछ नहीं यार, सिर्फ इतना है कि हाँ जी होता है, बस होता है, आपसे इतना ही पूछेगा, क्यों क्यों कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना सा। यहां एक कंफ्यूजन हो सकता था जो आपको नहीं होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किताबों से नहीं समझ आता है, बच्चा इसमें गलती करता ही करता है। अच्छा आप बताइए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दे कि अगर आवर्धन माइनस का 0.25 है तो तीनों चीज बताइए। मुझे बताओ प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा,
मतलब कि रियल बनेगा या वर्चुअल, मुझे बताओ। छोटा बनेगा या बड़ा, डिमिनिश्ड बनेगा या एनलार्ज बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा या इरेक्ट बनेगा? तीनों चीजें बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया। तो माइनस, जब हम संख्या को देखें तो चिन्ह को नहीं देखना है। संख्या क्या बता रही है कि भाई वास्तविक होगा, यानी कि रियल होगा। माइनस का मतलब एक से छोटी है, मतलब कैसा होगा, छोटा होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, तो वास्तविक छोटा उल्टा। बहुत बढ़िया जतिन, बहुत बढ़िया। मिंटू, शीतल, अंकित, बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं आप सभी। अब ऋतिक भाई बहुत बढ़िया। बस एक मेहरबानी मुझ पर कर देना कि इसे कल परसों तक याद रखना या पेपर तक याद रखना। आज तो सब अच्छा अच्छा उत्तर कर रहे हो, 100% लिख के दे रहा हूँ कि कल आके लिखूंगा ना तो बहुत सारे साथी गलत जरूर करेंगे। आप मुझे गलत साबित करो, मैं तो चाहता हूँ कल मैं लिखूं आगे एक ऐसा सवाल तो सब के सब अच्छा उत्तर करूं, मुझे खुशी उस बात से ज्यादा होगी। कहीं कहीं हार जाने में खुशी होती है, तो मैं तो आपके सामने हार जाना पसंद करूंगा। ठीक है, ये बात आप सभी को क्लियर है। अब मेरे हिसाब से आपको मैग्निफिकेशन की एक पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब देखो, जैसे ये तो हमने कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गई, और जो कल क्वेश्चन बच गए थे मैं उनको करा देता हूं। हाँ देखो, जैसे ये एक सवाल है और ये प्रीवियस ईयर सवाल है, आपकी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा का आया हुआ सवाल है। इसे कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा एक टॉपिक तो तैयार है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। चलो, सवाल है गोलीय दर्पण के द्वारा। अब देखो, ये दोनों तरह के दर्पणों के लिए है, अवतल उत्तल दोनों के लिए। ये कहता है उत्पन्न आवर्धन जो है m इक्वल्स टू -0.5, दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, मैग्निफिकेशन है माइनस के 0.5। तो मैग्निफिकेशन किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, तो आभासी वाले तो वैसे ही कट जाएंगे, वास्तविक है। अच्छा, वास्तविक तो चलो उल्टा ही होता है, और 0.5 क्या बता रहा है कि एक से छोटा है, तो आप कहोगे जी वास्तविक है, उल्टा है, और कैसा है, छोटा भी है। बस बात बराबर है ना। 0.5 का मतलब तो क्लियर है। बी या डी, एक बच्चे ने गलत किया है। क्यों भाई, जब सब सही कर रहे होंगे तो तुमने जिम्मेदारी ली है कि तुम गलत का भी साथ दो, तुम्हें लगेगा अरे यार गलत जो है ना वो अकेला रह गया। ऐसे मत करो यार, कुछ कुछ चीजों को अकेले छूट जाने दो, कुछ चीजों को जाने दो यार, जा रही हैं तो। हर चीज को अगर पकड़ के बैठोगे तो अपना बहुत बार नुकसान हो जाता है, और ये बात सवाल के लिए ही है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया एक कंसेप्ट आपका क्लियर। अब जैसे देखो, ये एक सवाल ये तो कर लिया था ना कल हमने। ये भी कर लिया। ये देखो, हाँ, अब ये सवाल थोड़ा घुमा के बनाया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सवाल आपको एज इट इज सारी चीज नहीं कराऊंगा मैं, भाई ना कराई जा सकती है, कोई नहीं करा सकता। बस कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को कर दोगे। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का मान कैसा होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो उत्तल दर्पण है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, क्या उसकी ये खासियत नहीं है कि वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको याद है तो, और मैंने लिखवाया है भाई ये तो ऑलवेज वर्चुअल। अब आपको याद ही ना हो, आप कहो समझ में नहीं आया, तो दोस्त ये गलती है आपकी ना, याद करके आया करो। हमेशा आभासी है, और अगर हमेशा आभासी और हमेशा छोटा है, हमेशा छोटा, यानी कि ऑलवेज डिमिनिश्ड। अब हमेशा छोटा है
तो आवर्धन क्षमता कैसी होगी, m से 1 से कम होगी, तो इसकी आवर्धन क्षमता हमेशा ही 1 से कम होगी। हम तो इसके साथ प्लस माइनस भी बता सकते थे। आभासी है तो आवर्धन क्षमता किस में आती, फर्जी लोग हमेशा धन में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, बस हो गया। ये आया हुआ सवाल है आपकी परीक्षा का, और अगर आप इस स्तर से ना पढ़ के जाएं कोई मतलब ही नहीं है। आप इसको ना रट सकते हैं, कितने रटोगे यार ऐसे सवाल। अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि यार सभी सवालों को नहीं रटा जा सकता। ये वही बात है, जैसे बचपन में ना आप जोड़ के सवाल या तो रट लेते कि 20 सवाल रट लीजिए इनसे जिंदगी कट जाएगी। क्या ऐसा संभव था, नहीं यार। जिंदगी में बहुत सारे जोड़ घटाने गुणा भाग के सवाल करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ना आपको तरीके सिखाए गए, आपको पहाड़ याद कराए गए ताकि आप फट से उनको कर सकें। तो ये फायदा होता है कंसेप्ट से पढ़ने का, कि आप ना इससे बनने वाले किसी भी तरह के सवाल को कर दोगे, है ना। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको तरीके से सवालों को करना है। अब देखो, जैसे ये सवाल, भाई एलईडी चलाओ, ये सवाल क्यों मुश्किल बनेगा, ये सवाल इसलिए मुश्किल बनेगा क्योंकि यहां पर दो कंसेप्ट मिला दिए। जब भी वो दो कंसेप्ट मिलाएगा, और मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई भी सवाल अगर कभी मुश्किल बनाना होता है ना एग्जामिनर को, वो हमेशा दो कंसेप्ट जोड़ देता है। सुनो कैसे। इस सवाल को वो करेगा जिसको हर एक केस याद होगा अच्छे से, कि वस्तु यहां रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और आवर्धन की बहुत अच्छी जानकारी होगी, उसके लिए ये यहां है, यहां टक से, ठीक। एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी है, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अगर अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के सामने वस्तु रखी है, ये ध्रुव है और ये फोकस है, वस्तु यहां रखी है, तो आपको फट से दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा पहला केस है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ये फटाक याद हो जाना चाहिए। और आपको याद हो जाना चाहिए कि ये बड़ा बनता है, एनलार्ज भी बनता है। अब बताओ कि आवर्धन कैसा होगा। तो आपको पता है यार, अगर आभासी है ना तो प्लस में होगा, और बड़ा है तो एक से ज्यादा होगा। ये लो, कोई ताकत नहीं है कि आप इन सवालों को रट के चले जाएं। दो कंसेप्ट मिला दिए, है कि नहीं। आवर्धन ऋणात्मक कैसे होगा यार, आपको फिर ये याद नहीं है कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और अभी तो बताया है भाई बड़े पे ज्यादा। ये तो वैसे भी याद रखना आसान है यार, बड़े पे ऋणात्मक काहे बता रहे हो यार। आभासी लोग हमेशा धन में होते हैं, प्लस में होते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, चलो क्लियर है। बताओ, एक और सवाल आपके लिए। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ यार। हाँ, ये देख के अच्छा लगा, कोई एक आधा साथी तो है जो गलत हमेशा करता है। मुझे लगता है वो इसलिए करता है, यार अगर सबने सही कर दिया ना तो क्लास को नजर लग जाएगी। तो खैर तुम चलो क्लास को नजर गुजर से बचाए रखो, जैसे हमारा अभिषेक भाई है, और कुछ साथी हैं हमारे जो गलत कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपका भी बहुत योगदान है क्लास को नजर से बचाए रखने के लिए, अगर सब कुछ अच्छा करेंगे तो। जैसे रवि कुमार हैं, रामजी कुमार भाई, ये उत्तर करेंगे। भाई दर्पण का रेखीय आवर्धन माइनस है, तो माइनस का मतलब कैसा बनेगा। भाई नेगेटिव में वो लोग हैं जो वास्तविक हैं, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। और वास्तविक है तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। ये लोग भी, कुछ कुछ साथी हैं हमारे, किंस कुमार हैं, ए उत्तर करेंगे। मुझे नहीं पता आप कहाँ से क्यों आभासी कर रहे हो भाई। अमन कुमार है, जबीर अंसारी भाई हैं। काहे गलत कर रहे हो यार, रूबी गुड़िया हैं, क्यों गलत कर रहे हो। बाकी 90% साथी बिल्कुल ठीक उत्तर कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी जो हैं वो ए सी इन दोनों में से कोई एक चुन रहे हैं।
किस बात से चुन रहे हैं आप, ये तो बताओ जरा कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसा, बताओ। यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? यदि किसी यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? अगर मैग्निफिकेशन आपका ऋणात्मक है तो इसका मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। निगेटिव का मतलब है भाई प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा ही होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा ही होता है। आप ऐसे भी याद कर लो यार कि यार जो वास्तविक लोग होते हैं ना, बेचारों के उल्टे ही दिन आए रहते हैं, मतलब पैसे की कमी है, ऋण है, तो उल्टे ही दिन आ रहे हैं ये। वास्तविक लोगों के उल्टे दिन आ रखे होते हैं, और फर्जी हमेशा सीधे रहते हैं, बढ़िया मजे में रहते हैं। ऐसे कुछ भी याद कर लो यार, याद ही तो करना है, लेकिन उसको गलत मत करो बस। चलो ये सवाल ये तो हमने कर लिया ना, और ये भी आया हुआ सवाल है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच सही संबंध क्या है? तो सही संबंध ये है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये राइट आंसर ऑप्शन हो गया आपका बी, सही संबंध हो गया बी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो गया आपका बी, बहुत बढ़िया। और कौन सा सवाल बचा है आपका? अब सुनो देखो एक और तरह के सवाल करते हैं, जैसे ये सवाल है। आओ देखो एक बार ये किस तरह के क्वेश्चन है। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो। देखो अब ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल आपको भिन्नों का जोड़ घटाना आना चाहिए, फ्रैक्शंस के प्लस माइनस आने चाहिए। अगर वो भी नहीं आते हैं तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन बस सीखने की कोशिश करना। एक नई चीज है भिन्नों का जोड़ घटाना, जैसे 3/5 प्लस 2/3। ये अगर आपको आता है तो ये सवाल आपके लिए आसान है। अगर नहीं भी आता है ना, तो नई चीज को देख के घबराना मत, ये मत कहना बस समझ नहीं आया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हालांकि वो मैथ्स का काम है, और मैं मानता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भिन्नों के जोड़ घटाने सभी को आने चाहिए, बट नहीं आते हैं मैं फिर भी सिखाऊंगा। बस तुम एकदम जुआ मत डाल देना, हिम्मत मत हार देना, लेट जाओ कि समझ नहीं आ रहा, ऐसे मत करना है ना। चलो पहले सवाल पढ़ो। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। देख भाई, किसी भी दर्पण के सामने अगर एक वस्तु रखी जाती है ना, तो वस्तु की दूरी जो है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि यू होती है, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेनी है। समझ गए होंगे क्यों मैंने चिन्ह परिपाटी आपको बता दी थी, क्योंकि वस्तु हमेशा सामने रखी जाएगी और सामने की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। मैं यहां बना देता हूं, यह है दर्पण और इसके सामने ही तो कहीं वस्तु रखी है, और इधर की दूरी कैसी ली जाती है? माइनस में। अच्छा जी, यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, देखो वो सवाल में संख्या के सामने प्लस माइनस नहीं देगा, आपको ही लगाना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए कि अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसको प्लस लोगे या माइनस? मैंने कहा था सर्कल इधर कंप्लीट होता है और इधर की दूरी माइनस में ली जाती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी। ठीक है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बताओ? u दे रखा है, f दे रखा है, और आपको v निकालना है। तो केवल तीन चीज हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं जी ये समझ नहीं आता कौन सा सूत्र लगाएं। भाई मैं तुमसे पूछता हूं, इन तीनों में संबंध का हमारे पास दर्पण के लिए एक सूत्र है, तो मुझे इसके अलावा कोई सूत्र बता दो जो केवल जिस जिस सूत्र में केवल ये तीन आते हों। दुनिया में कोई सूत्र नहीं मिलेगा, केवल ये मिलेगा। अब देखो आपको करना क्या है, एफ की वैल्यू रखो 15, ठीक है, माइनस हमेशा ऊपर ही आता है, ठीक है, इसके नीचे माइनस का मतलब वो ऊपर ही है। v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू देखो, चलो यहां प्लस लगाओ, और u की वैल्यू रखो -30, u की वैल्यू 30, माइनस यहीं रखा जाएगा। माइनस के 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30। अगर किसी को भी नहीं आता है ना यहां से आगे, वैसे तो मैथ्स में आना चाहिए, बट नहीं आता है तो सीखो। अगर आपको v का मान निकालना है
तो v के साथ 30 लगा हुआ है, a माइनस 1/30 लगा हुआ है, तो v कहेगा कि भाई माइनस 1/30, भाई मुझसे मेरा मान मालिक पूछ रहे हैं, तो आप अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया है, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब बेचारा 1/30 के पास दो ऑप्शन है, या तो बराबर का निशान से इधर रहे या इधर रहे, तो अब उसको डेफिनेटली इधर ही जाना होगा, ये तो यहीं की यहीं रहेगा। ठीक है, कौन आया, 1/30 को इधर आना होगा, और देखो जो चीज माइनस में होती है ना वो प्लस में हो जाती है, तो इधर एज इट इज उठ के ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। यहां से आगे कैसे सॉल्व करोगे मालिक, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लैसे लेना पड़ेगा। अगर लैसे नहीं आता है लेना तो सीखो, हालांकि ये मैथ की चीज है। 15 और 30 का एलसीएम कैसे लोगे, देखो ऐसे लोगे 15 और 30। अच्छा सुनो, एक काम करो, जिनको एलसीएम वेलसीएम नहीं आते ना, जिनको एलसीएम आते हैं सुन लो बड़े ध्यान से, वो तो एलसीएम मेथड से कर लो, जिनको ये सॉल्व करना आता है। जिनको नहीं आता है एलसीएम, वो क्या करो, सीधा सीधा तरीके से लिखो, सिर्फ इतना कर लो, इसमें इसकी गुणा करो, 15 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 15 0 0 और 15 3 45, ऐसे कर लो, सिंपल सिंपल। ठीक है, फिर कर लो कैची की गुणा, 30 में इसकी गुणा और 15 में इसकी गुणा, तो 30 एकम 30 और 15 एकम 15, ठीक, 1/v। अब 30 में से 15 जाएंगे तो किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, किसके बचेंगे, माइनस के ही बचेंगे, और 30 में से 15 जाएंगे तो 15 ही बचेंगे, 450। भैया जिनको एलसीएम मेथड से आता है वो एलसीएम मेथड से करो, उत्तर सेम ही आएगा चाहे जैसे करो। जिनको एलसीएम वेलसीएम नहीं आते हैं, मैं तो उनको बिल्कुल तीसरी क्लास के बच्चों जैसा बता रहा हूं। 15 से कितने बार, 3 बार, और ये 0। अब ये 30 नहीं बचा, देखो ऐसे काटते हैं, फिर से देख लो, मैं दोनों को 15 से काट रहा हूं, 15 से एक बार, 15 से 3 बार, और ये 0 की 0, तो ये बचेगा यहां ऊपर माइनस का माइनस बचा 1, और नीचे बचेगा 30 बराबर 1/v। v का मान निकालना है तो इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, या तुलना कर लो, v की वैल्यू माइनस के 30 सेंटीमीटर। देख भाई, अगर यहां से आगे नहीं समझ आया है ना, तो ये तुम्हारे मैथ्स की कमजोरी है। लेकिन मैंने फिर भी ये नहीं कहा कि आप कमजोर हो तो कोई आपके साथ नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैंने आपको समझाया, लेकिन इससे ज्यादा मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करा सकता। ये थोड़ा सा आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप कंफर्टेबल होते चले जाओगे। इसलिए एक बार यूट्यूब पे आप देखना कि भिन्नों के जोड़ घटाने, पहले लैसे सीख लेना और फिर भिन्नों के जोड़ घटाने, दो चीज देख लेना। ठीक है, रिया दीदी, सबसे ज्यादा तुम्हारा डाउट होता है समझ में नहीं आया, और अगर मैंने स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को दिखा दिया ना, तो तुम्हारा स्क्रीनशॉट क्या है, मैसेज क्या है, मास्टर को ये जानकारी देने में कि औरंगाबाद में पानी हो रहा है, बारिश हो रही है। दीदी औरंगाबाद में बारिश हो रही है तो मेरे को इंद्रदेव जी से संपर्क थोड़ी है कि मैं उन्हें कॉल करके सीधे बंद करा दूंगा। और मुझे नाम आपका इसलिए याद है क्योंकि बहुत छोटी सी चीज पे भी आपका तुरंत बेफट कमेंट होता है, सर समझ नहीं आया। अब जब आपका ध्यान ही टाइप करने में हो रहा होगा, AURANGABAD औरंगाबाद में पानी PANI, तो इतनी देर टाइप करने में आपने सुनी तो मेरी एक बात नहीं होगी, और जब एक बात नहीं सुनोगी तो फिर समझ में कैसे आएगा। इस बैच में, इस क्लास में सिर्फ उसको समझ नहीं आएगा जिसका ध्यान सच में क्लास पे नहीं है, नहीं तो बहुत 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 आसान चीजें हैं। हाँ, दीदी का तुरंत कमेंट आ जाएगा, सर समझ नहीं आया, लेकिन जब मास्टर समझाने की कोशिश कर रहा है, पूरी जान लगा रहा है, तब उनका ध्यान कहाँ है, औरंगाबाद में पानी बह रहा है ये बताने में। दीदी इसलिए बैच लिया था। बताओ भैया, क्लियर है? चलो एक सवाल और करके दिखाओ, बताओ। हाँ, अब यार चीजें पहले से आती नहीं हैं, सुनने को हम तैयार नहीं हैं, सीखने को हम तैयार नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे करूं ये बताओ। कहाँ से मैं वो चूरन लाऊं जिसे बस खिला के और तुम्हें चीजें याद हो जाए, तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। ध्यान तो तुम्हें देना पड़ेगा, सुननी तो पड़ेगी। चलो ये, हाँ भाई, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी माइनस में ली जाएगी। ठीक है, इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब देखो अवतल दर्पण है और फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, माइनस में,
तो फोकस दूरी ले लोगे तुम माइनस में, माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? फिर से ऐसा ही सवाल है, एक करके दिखाओ। तो अब आप कहोगे कि भाई बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी कि माइनस के 1/10। v की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और u की वैल्यू कितनी है? देखो सीधा कर दो ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। आप एक स्टेप बढ़ा के करोगे तब भी वही आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस ही आया था ना, तो चाहे डायरेक्ट कर लो। अब माइनस 1/20 को इधर लेकर जाऊंगा, तो ये तो यहीं की यहीं रहेगा। इसको इधर ले जाऊंगा, ये प्लस का 1/20 हो जाएगा, 1/v, 20/200। एलसीएम वाले एलसीएम मेथड से कर लो, जिनको कुछ नहीं आता वो ऐसे कर लो। 20/200, 20 एकम 20, ठीक है जी, और 10 एकम 10, 1/v। 20 में से 10 गए तो माइनस के 10 बचेंगे, 10/200 बराबर 1/v, 0 से 0 कट जाएगी, माइनस के 1/20 बचेगा। 1/v बराबर माइनस के 1/20, इसको उल्टा कर दोगे तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। उत्तर हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पता नहीं क्या गुणा भाग में भी गलती कर रहे हो भाई, बहुत सारे साथी अभी भी गलत कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं। चलो वैसे तो कुछ बचे नहीं है, सारे क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए। अब मेरे हिसाब से हम लोगों ने इतने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि दर्पण की हर एक चीज को बहुत अच्छे से कर लिया है। पूरे प्रकाश चैप्टर में हमें 6 घटनाएं पढ़नी है, और उनमें से पहली घटना हमने परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है, और उसके हर एक तरीके से बनने वाले सवाल को हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है जी, कल हम शुरू करेंगे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। अगर आपको परावर्तन अच्छे से समझ आ गया तो अपवर्तन में 85% मेहनत लगेगी, क्योंकि अपवर्तन में सारी चीजें ना परावर्तन जैसी ही कंप्लीट होंगी, रिफ्लेक्शन जैसी ही चलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको कल नई घटना शुरू कराऊंगा। बस एक बार परावर्तन की सारी चीजें, दर्पण की सारी चीजें, मिरर रिफ्लेक्शन की सारी चीजें दिमाग में रखना, वही चीजें बस उल्टी उल्टी होती चली जाएंगी। अब मैं इसको और भी उल्टा कराऊंगा आगे चल के। बस मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर दर्पण का उल्टा है। अब जिसको सीधा ही याद नहीं है उसको उल्टा कैसे याद होगा, उल्टा और खिचड़ी पकेगी। इसलिए आपको जरूर अच्छे से एक एक चीज ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे मैंने करवाई है ना। इसके अलावा और कोई तरीके पे मत जाना। चलो मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। बाकी क्लास पूरी रही है, उम्मीद है अब किसी को कोई भी शिकायत नहीं होगी। पूरा हमने कंटेंट कवर किया और अपने 45 मिनट को बहुत अच्छे से व्यतीत किया है। तो कभी किसी दिन 10-1 मिनट क्लास लेट भी हो जाया करे तो आप परेशान मत हुआ करिए। हालांकि परेशान होने वाली बात है, लेकिन मत हुआ करिए, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज वगैरह कुछ भी हो जाते हैं। बट मैं आपको ना पूरे समय पढ़ा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलो कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।